अच्छा गाइस, लास्ट टाइम आप लोगों ने अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू टीबी एंड देन हेपेटाइटिस आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसी के साथ साथ एक और बहुत ही कॉमन कंडीशन जो है दैट इज ट्यूमर। तो ट्यूमर के बारे में आज एक शॉर्ट सा डिस्कशन करते हैं। वैसे कि ट्यूमर आसान लफ्जों में हम इसे कैंसर का नाम भी देते हैं। ट्यूमर यानी कि कैंसर। और ये ट्यूमर या कैंसर होता क्या है? ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। अगर आपकी बॉडी के सेल्स जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ करे तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स को हम क्या नाम देंगे? एबनॉर्मल सेल्स या एबनॉर्मल बॉडी सेल्स की जो ग्रोथ है ये बेसिकली ट्यूमर या कैंसर काज करता है। यानी अगर हमारे बॉडी में मौजूद हमारे सेल्स ने ग्रोथ एबनॉर्मली करना है, सेल्स ने जैसे कि माइटोसिस के प्रोसेस में बॉडी के सेल्स के अंदर माइटोसिस प्रोसेस होता है, एक सेल ने डिवाइड होकर दो सेल्स देने होते हैं, उन दो सेल्स ने डिवाइड होकर चार देने होते हैं, चार सेल्स ने डिवाइड होकर आठ सेल्स देने होते हैं। अगर यही प्रोसेस कंटीन्यूअस हो और हमें जो सेल्स जिन सेल्स की ग्रोथ हो रही है अगर हमें उन सेल्स की जरूरत नहीं हो हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा सेल्स, नो नीड ऑफ दोस सेल्स, तो ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ को जहां पे वो सेल्स की ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्स की डिवीजन कर रहे हैं, बट वी डोंट नीड दोस सेल्स, लेकिन हमें उन सेल्स की जरूरत नहीं है, ऐसे ग्रोथ को यानी कि ऐसे माइटोसिस को या ऐसे डिवीजन ऑफ सेल्स को हम क्या नाम देंगे? ट्यूमर का नाम देंगे। ठीक है, तो दीज आर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। ठीक है, ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को हम क्या नाम देंगे? ट्यूमर। ठीक, अब अगर बात करेंगे ट्यूमर के कि व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड दिस ट्यूमर। अगर ट्यूमर होता है तो ट्यूमर के पीछे क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकते हैं? ठीक है, वैसे हम लफ्ज यूज करेंगे जेनेटिकल म्यूटेशन। लफ्ज क्या यूज करेंगे? जेनेटिकल म्यूटेशन। याद रखिए अगर हम एक सेल ड्रॉ करते हैं तो एक सेल के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मौजूद फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागों की तरह स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस प्रोटीन से, उस प्रोटीन को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। लेकिन डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं जीन्स जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी खसूसियात को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो इन यानी कि ये मौजूद यानी जीन्स डीएनए पे होते हैं और इन जीन्स का काम भी क्या है? यानी कि जो भी वेरिएशन है या आपके पेरेंट्स में जितने भी कैरेक्टर है, खसूसियात है, वही खसूसियात आप तक मुंतकिल करने वाले बेसिकली यही जीन्स है। अब अगर किसी भी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर हो, रेडिएशंस हो या कोई भी वजह हो, इन वजूहात की वजह से अगर इस जीन्स में चेंजिंग आ जाए, जीन्स में एरर आ जाए, गलती आ जाए, तो जीन्स क्या करेंगे? धीरे तो आपके कंप्लीट सेल को, आपके इस सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके इस सेल में मौजूद जूते की तरह आपके इस सेल में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके इस सेल में मौजूद राइबोसोम्स है, इस सेल में मौजूद गोल्गी बॉडीज है, इस सेल में आप पढ़ चुके हैं वो सेंट्रियोल्स है एंड सो मेनी ऑर्गेनेल्स इन द सेल। लेकिन इस कंप्लीट सेल को कंट्रोल करने वाला कौन है? योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए है और डीएनए में मौजूद क्या है? जीन्स है। अगर इस जीन्स में एरर आ जाए, एरर का मतलब जीन्स में म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो जीन्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इस कंट्रोल ना करने की वजह से जो है आपके सेल्स पैगाम तो भेज देंगे कि ग्रोथ कर दो, लेकिन वही ग्रोथ एबनॉर्मल होती जाएगी, वो ग्रोथ स्टॉप होने का नाम नहीं लेंगे। इन्हीं सेल्स को जिसकी हमें जरूरत नहीं हो और उनकी ग्रोथ होती जाए किसी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल को हम क्या नाम देंगे? ट्यूमर का नाम देंगे। क्लियर? तो इसमें हमने लफ्ज यूज किया जेनेटिकल म्यूटेशन, किसी जीन्स में तब्दीली की वजह से होता है। जब तब्दीली होगी, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, सो
चेंज इन डीएनए या चेंज इन जीन्स, ठीक है, चेंज इन डीएनए। तो डीएनए में किस चीज में तब्दीली, जीन्स में। तो इस जीन्स में तब्दीली की वजह से जो है क्या हो सकता है, यानी कि इन्हीं जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से जो है कैंसर या फिर ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, वो कौन से रिस्क है जो इसी चेंज को काज करते हैं। द मेन रिस्क इज योर एनवायरमेंटल फैक्टर। मेन जो रिस्क है वो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर से मुराद आपके इस अब हवा में मुख्तलिफ रेज मौजूद है। इवन दो इफ यू टॉक अबाउट आवर सेल फोन्स, आप ये सोचिए कि अगर इस सेल फोन में मौजूद सिग्नल आते हैं या वाईफाई आता है तो बेसिकली वो इतने बड़े बड़े दीवारों से गुजर के आते हैं। सो आपने कभी नहीं सोचा कि क्या ये हमारे बॉडी की सेल से भी गुजर सकता है। तो अगर सेल से गुजरेंगे तो सेल में मौजूद न्यूक्लियस से गुजरेंगे और न्यूक्लियस से अगर गुजरते हैं तो ये क्या करेंगे, ये उन डीएनए को या अपने जीन्स में चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आपने देखा हम किसी भी मॉल या हॉल के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो एक स्कैनर लगाया होता है, उस स्कैनर में भी रेडिएशंस खाली होते हैं। तो जब हम उस स्कैनर से पास होंगे, आएंगे जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो रेज हमारे बॉडी से गुजरते जाएंगे और वही रेज हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, वो कैंसर का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा एक्सरेज, एक्सरेज जो आप हॉस्पिटल में करते हो, ठीक है, जिसके जरिए हम आपके बोन्स को या आपकी इमेजेस को यानी कि विजुअलाइज करते हैं क्या आपको फ्रैक्चर है या नहीं है। अगर वो एक्सरेज है तो उन एक्सरेज की वजह से भी क्या हो सकता है, यानी कि ट्यूमर हो सकता है, वो भी इन्हीं जीन्स में तब्दीली काज कर सकता है। ठीक, इसके अलावा डिपेंड करता है आपके फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। अगर फैमिली में मौजूद ठीक है जीन्स में कोई एरर आया तो यही म्यूटेशन भी क्या काज कर सकता है, ट्यूमर काज कर सकता है। ठीक, फर्दरमोर अगर हम बात करें सो ट्यूमर कैन बी काज्ड बाय डाइट एज वेल। ठीक है, अगर हमारा एबनॉर्मल डाइट हो तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में देखते हो तो हॉस्पिटल में खास तौर पे अफगानिस्तान साइड के पेशेंट हमारे यहाँ कोयटा के हॉस्पिटल में जिनको कैंसर और जिनको ट्यूमर वो ज्यादा पाए जाते हैं, वजह वहां पे हर तरह के रेज इस्तेमाल किए गए, यूरेनियम इस्तेमाल किया, बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। ठीक है, इवन उन तमाम बॉम्ब्स के जो फादर कहलाया जाता है वो भी वहां पे यूज किया गया। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान के फिर चांदी की बात करें तो चांदी में भी आपको ऐसे कैंसर पेशेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एटॉमिक बॉम्ब यानी कि ट्राई किया गया था, अब उसकी वजह से आज भी उनके रेस वहां पे मौजूद है। वही इंसानी जिस्म से निकल के सेल्स के अंदर यानी कि सेल के न्यूक्लियस में डीएनए में चेंजिंग लाते हैं, वही चेंजिंग क्या काज करता है, ट्यूमर। क्लियर? फर्दरमोर अगर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, याद रखिए हम इन जनरल डिस्कस कर रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूमर डिपेंड ऑन विच एरिया अ ट्यूमर या एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द ग्रोथ इज। यानी साइन एंड सिम्टम्स इस चीज पर डिपेंड करता है क्योंकि आपने सुना होगा कि ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर भी होता है, मैदे में भी स्टमक ट्यूमर भी हो सकता है, स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन भी हो सकता है। तो ट्यूमर कैंसर आपके बॉडी के जिस रीजन में होगा उस बॉडी की उस रीजन ने आपके बॉडी के जिन कामों को कंट्रोल करना था वो नहीं करेगा। अगर मैदे में है तो आपका स्टमक ट्रबल में रहेगा, अगर आपके लंग्स में है तो चेस्ट कंजेस्टेड रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और सांस लेने में दुश्वारी होगी। अगर ब्रेन में है तो हेरी क्रॉस होगा, ठीक है, आई विजन चली जाएगी और भी बहुत सारे अलामत जो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है बेसिकली वो कंट्रोल में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? सो इसलिए हम लफ्ज यूज करेंगे कि ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ ट्यूमर डिपेंड ऑन एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के कौन से एरिया या कौन से रीजन में या फिर कौन से ऑर्गन में ये ट्यूमर मौजूद है। और एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है एंड दैट इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ठीक है, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। याद रखिए हमारे पास ट्यूमर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, एक होता है बिनाइन और दूसरा जो ट्यूमर है वो बेसिकली होता है मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जो है इसका मतलब बिनाइन वो ट्यूमर है जो एक जगह फिक्स्ड हो, और मैलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह फैलता जाए। ठीक, यानी अगर आपने सुना हो हम मनगढ़ी बोलते हैं, ठीक है, ऑन द स्किन रीजन, यहाँ पे लिपोमा जो होती है उसको भी बिनाइन ट्यूमर कहा जाता है। अब बेसिकली वो
वो ट्यूमर हम आसानी से इस रीजन से रिमूव कर सकते हैं, वो आपके बॉडी को इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना वो ट्यूमर आपके बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाने वाला होता है। लेकिन मैलिग्नेंसी में याद रखिए एम मौजूद है, एम का मतलब क्या है, मूवमेंट। यहाँ जेर में रखो कि ये हरकत करता है, ये आपके खून की नालियों से एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, जो आपके कंप्लीट बॉडी के अंदर अपने रूट्स बना सकते हैं। तो खतरनाक आपके पास कौन सा है, मैलिग्नेंसी वाला मैलिग्नेंट। लेकिन बिनाइन जो है वो इतना डेंजरस नहीं है, उसे हम सर्जरी के जरिए, ऑपरेशन के जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन गेट रिड फ्रॉम दैट कंडीशन, ठीक है। वो बिनाइन ट्यूमर से हम अपने आप को, उस पेशेंट को दूरी की तरफ लेके जा सकते हैं। अक्सर आपने ब्रेस्ट ट्यूमर देखा, तो ब्रेस्ट ट्यूमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर बिनाइन होते हैं, हम उसे रिमूव कर लेते हैं, तो लिहाजा वो पेशेंट को फिर पूरी जिंदगी यानी कि दोबारा उस ट्यूमर के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, क्लियर। लेकिन मैलिग्नेंसी में रिमूव करना क्या है, आपने सुना होगा ट्यूमर में हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपको कोई इलाज नहीं, बस अलाउ अलाउ करके घर में बैठा करो। हाँ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, लेकिन उसमें जिसमें हम पेशेंट को डराते हैं वो बेसिकली टाइप 2 है, दैट इज मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो मैलिग्नेंसी इज वन ऑफ अ डेंजरस ट्यूमर, ठीक है। एक बहुत ही खतरनाक ट्यूमर है जिसका इलाज यानी कि ना होने के बराबर है, क्लियर। मेरी बात समझ रहे हो, हम डिले तो जरूर कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लान या मैनेजमेंट प्लान से, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे उसका खात्मा बहुत मुश्किल से हम कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आफ्टर दैट अगर हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो याद रखिए कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मैं ब्रेन ट्यूमर की बात करता हूं, तो ब्रेन ट्यूमर में साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, हमने यहां क्लियर लिख दिया कि साइन एंड सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर। तो अगर ब्रेन ट्यूमर है, एक शख्स को अगर ब्रेन ट्यूमर है, सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स मेमोरी लॉस होगा, दूसरा विजन लॉस होगी, हेयरिंग लॉस होगा, बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कंफ्यूजन स्टेट होगा, क्लियर। तो अगर यही कॉम्प्लिकेशंस रहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि उनके ब्रेन और बॉडी के बीच में कनेक्शन क्या होगा, लॉस होगा, एंड दैट पेशेंट विल लीड टुवर्ड्स द डेथ, क्लियर। तो काफी खतरनाक है। इससे हो क्या सकता है, इससे हो सकता है हेयरिंग लॉस, जैसे कि हमने ब्रेन ट्यूमर की बात की, क्लियर। हेयरिंग लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है अगर किसी शख्स को लंग्स कैंसर हो, जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, सांस बंद होगा, तो लिहाजा द पेशेंट विल मूव टुवर्ड्स द डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। हम इनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, याद रखिए कि ट्रीटमेंट जो है हम कीमोथेरेपी से करते हैं। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स पेशेंट को आईवी या फिर मेडिकेशंस के तौर पे देते हैं, ठीक है। आईवी ड्रग से हम मेडिकेशंस पास करते जाएंगे। उन मेडिकेशंस में क्या है, वो जहां-जहां कैंसरस सेल्स मौजूद है, उन कैंसरस सेल्स को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक। तो लिहाजा हम कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, पेशेंट से रेडिएशंस पास करते हैं। हमारी बॉडी में मौजूद खुदा न खास्ता अगर रेडिएशंस, ठीक है, या रेडियोथेरेपी हम इसको नाम देंगे, ठीक है, रेडियोथेरेपी। तो रेडियो के थेरेपी के जरिए, थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, रेडियो मींस रेडिएशंस। तो रेडिएशंस हम पास करेंगे जिसमें मौजूद जहां-जहां कैंसरस सेल्स मौजूद है उनको टारगेट करके उनको खत्म करेंगे, ठीक है। और एक और थेरेपी हम करते हैं, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करेंगे, इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम, और थेरेपी मींस ट्रीटमेंट। सो वो इलाज जिसमें हम आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को जगा के रखते हैं, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी कैंसरस सेल्स को यानी कि बढ़ने ना दे, कैंसरस सेल्स से आपको बचा करके रखे और आप इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। तो यहाँ तक आपका ट्यूमर, जो कि एक जनरल डिस्कशन हमने ओवरऑल एक ओवरव्यू दी, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में से यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क, एंड सेकंड इंशाल्लाह हम अपने सेकंड लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर या फिर लंग्स ट्यूमर, लंग्स कैंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।